तो अब हम यहाँ पे 3 चैप्टर करेंगे। एक तो पी ब्लॉक है, सॉलिड स्टेट है और सोल्यूशन है। तो लेट अस स्टार्ट विथ पी ब्लॉक फर्स्ट। पी ब्लॉक में एक पहले जनरल कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, आपके पास जो ग्रुप आ रहे हैं वो कौन कौन से ग्रुप हैं। ग्रुप नंबर 13 है, 14 आ रहा है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है। सर 13 14 नहीं आ रहे। अरे बाबूजी पता है मुझे नहीं आ रहे यार, घबराओ मत। मैं पूरे पी ब्लॉक के अंदर कह रहा हूँ इतने ग्रुप आते हैं, ठीक है। बताओ सर, आपने डरा दिया बेचारे को। हमारा शुभ बिल्कुल सीरियस हो गया। अरे सर सर क्या करवा रहे हो वैसे सिलेबस कम है क्या, हैं शुभ? शुभ घबरा गया और है। यस सर। नहीं नहीं यार, चिंता नहीं, हम लोग सिर्फ 4 ही ग्रुप पढ़ेंगे। यही 4 ग्रुप का हमारे पास मेन टारगेट रहेगा। और पी ब्लॉक लिख रहे हैं तो इसलिए लिखा हुआ है। तो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट पहले फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिंदास, या आप कह सकते हो न्यूज़ पेपर आज सब बिकेगा, कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो। ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स आप जानते हैं, इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, उससे टीपो, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। तो ग्रुप नंबर 16 के बाद आता है 17, 17 होता है फिर कल बाहर आई आंटी, ये वही आंटी जी जो पुलिस बुला लेती है। ग्रुप नंबर 18 वाले कौन से हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, और लास्ट में आपका रेडॉन आ जाता है। तो ये आपके पास ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स हैं। प्यार से ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। लेकिन कुछ बच्चे आज भी इसको कह देते हैं इनर्ट गैसेस, तो मत बोलना, इसका जो एक्चुअल नाम है वो नोबल गैसेस है। क्योंकि इनर्ट इसलिए नहीं है, दैट इज़ बिकॉज दे आर रिएक्टिव इन नेचर। जीनॉन फ्लोरीन के कंपाउंड्स हैं, जीनॉन ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं। तो नोबल गैसेस इसका एग्जैक्ट नेम है, इनर्ट गैसेस अब इसको नहीं कहते हैं। ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट आप जानते ही हो, सॉल्ट प्रोड्यूस करने वाले, दैट इज़ कॉल्ड हेलोजेंस, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आता है सॉल्ट प्रोड्यूसर्स कौन है, तो आप बोल सकते हो कि हेलोजेंस है, ठीक है। ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग प्यार से क्या बोल देते हैं, चाल्कोजेंस बोल देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्रुप नंबर 15 के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम पिनोकोजेंस कह देते हैं। मैंने एक बार बताया था कि भाई जैसे कुछ हमारे पास एक्टर है नाना पाटेकर, तो नाना पाटेकर को देख के लगता है कि हाँ जी ये मामला कभी कभार कुछ एक्टिंग को देख के कि ऐसा लगता है कुछ पिए हुए हैं हल्का सा ना, मतलब एक सेट उन्होंने पैक लगा रखा है। तो इसको आप ध्यान रखना, पिनोकोजेंस पीने वाले जन, ऐसी चालकोजन चालाक जन, नकल वकल मारते हैं उससे टीपते हैं बच्चे। तो ये आपके पास ग्रुप टोटल आ जाता है, ठीक है। अब ये जो ग्रुप्स हैं हमारे पास, इन ग्रुप्स के अंदर हमें मेन मेन चीज़ें करनी है रिकॉल। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 15 से। आप लोगों को इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, अगर कोई चाहता है तो फटाफट लिख लो, और नहीं लिख पा रहे हो तो मैं इसको, आप लोग बोलोगे तो डाल दूंगा, इसकी वीडियो डाल दूंगा, उससे आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये सारा आपके पास ऑलरेडी है, जस्ट हमें रिकॉल करना है। सर रिकॉर्ड कौन कर रहा है? रिकॉर्ड तो मैं कर ही रहा हूँ यार, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन करी हुई है इसकी, है ना। तो आप लोग ध्यान से अच्छा समझो। ठीक ठीक सर, बट उसमें आवाज नहीं आती सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। नहीं नहीं आ जाएगी, यस सर, दिखा नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग। अरे नहीं हो रही है यार, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, आप चिंता मत करो। और अगर आप चाहते हो इसको लिखना तो फिर थोड़ा फास्ट में ही लिखना। वैसे मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि इसको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जो देख रहे हो इसको मैं रिकॉर्ड करके और प्रॉपरली यूट्यूब में डाल दूँगा अपने चैनल में, फिर आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो इट्स बेटर कि आप इसको सुनो और एक कॉपी और पेन लेके बैठो, जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप तुरंत लिख लो, ठीक है, बिकॉज हमारे सारे नोट्स तो कवर ही है ना। तो ये हमारे पास, अब हम ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 को करना शुरू करेंगे। बिल्कुल ध्यान से फोकस से आपको सुनना है, और कोशिश ये करनी है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अभी उसको आप अभी के भी याद करने की कोशिश करेंगे। अब आपकी कंसंट्रेशन का लेवल बहुत हाई चाहिए मुझे। कुछ भी माइंड में कोई भी एक थॉट आ रही है उसको प्लीज़ उठा के बाहर कर देना। इस टाइम में कुछ नहीं, इस टाइम में सिर्फ पढ़ाई, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 15। मेजर पॉइंट्स हम पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 15 में। तो ग्रुप नंबर 15 के अंदर सबसे पहला नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये दोनों आपके क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। और इसके बाद अगर हम नीचे वाले जो देखते हैं
वो आपके पास आर्सेनिक आ गया और एंटीमनी आ गया, वो क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। तो आर्सेनिक और एंटीमनी ये क्या होते हैं आपके पास, मेटलॉइड्स हो जाते हैं। और लास्ट में जो Bi आता है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, मेटल कह देते हैं। ये हमारे पास तीनों चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। ये हो गया इसका एक पॉइंट वाइज करेंगे हम लोग। दूसरे पॉइंट के अंदर आते हैं कि इनका जो नॉर्मल पैटर्न है, दैट इज़ इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ही सिंपल सा है, उसको हम कहते हैं NS2 NP, यहाँ पे आ जाता है आपका 3, ठीक है। NS2 NP3, दिस इज़ आवर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यह आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, आप सब जानते हैं कि अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो विदाउट एक्सेप्शन वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होने की वजह क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल आपके इंक्रीज़ होंगे। जब नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होंगे तो जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कवर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन दोनों को हमने कई बार पढ़ा है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो दोनों के केस में जो पैटर्न होगा वो यही रहेगा कि अगर आप ग्रुप वाइज देखेंगे तो ऊपर क्या होगी, हाई होगी, नीचे क्या होगी, लो हो जाएगी। तो इट शुड बी क्लियर दैट हाई आयोनेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप के टॉपर एलिमेंट के साथ में होगी ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या होगी, वो डिक्रीज़ होती रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टी में, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, तो हम सिर्फ 2-3 पॉइंट ध्यान रखेंगे। पहले फिज़िकल प्रॉपर्टी में ये क्या बना सकते हैं, पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे P4 हो गया, फॉस्फोरस। इस बार क्लास 12 के सिलेबस में फॉस्फोरस नहीं आ रहा है, तो हम उसको थोड़ा कम डिस्कस करेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे जो डाई नाइट्रोजन होती है, ये आपने देखा होगा सिर्फ N2 में एग्जिस्ट करती है। डाई नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट करती है, N2 की फॉर्म में। तो हम कभी नहीं कह सकते कि नाइट्रोजन कैन फॉर्म पॉली एटॉमिक, इट इज़ द एक्सेप्शनल केस। ये क्या दिखाता है, सिर्फ 2 एटम दिखाते हैं, डाई एटॉमिक 2 एटम है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसके अंदर जितनी भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब दिखाते हैं एलोट्रॉपी। व्हाट इज़ एलोट्रॉपी, जब एक मेटल और दूसरा मेटल आपस में मिक्स होकर तीसरा मेटल बना देता है तो उसको एलोट्रॉप्स कह देते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, वो कौन सा होता है आपका, नाइट्रोजन होता है। तो ये बात आपको, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए सर, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, ग्रुप 15 की है ना? हाँ जी, सिर्फ ग्रुप 15 की। अभी हम जो भी बातें करेंगे ग्रुप 15 के ऊपर बातें करेंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना सर। हाँ सर, AS, SB और BI मोनो एटॉमिक है। हाँ, AS, BI ये आपके मोनो एटॉमिक है, लेकिन हाँ इस ग्रुप के अंदर जितने भी एटम हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉली एटॉमिक, वो बन सकते हैं पॉली एटॉमिक। डाई नाइट्रोजन आपका डायटोमिक होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और आपका जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है वो मैंने बताया कि नॉन मेटल है। आर्सेनिक एंटीमनी आपके मेटलॉइड है, BI आपका मेटल में आ जाता है। और एक्सेप्ट नाइट्रोजन जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या शो करते हैं, एलोट्रॉपी शो करते हैं। अभी तक हमने ग्रुप नंबर 15 की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर यही पॉइंट पढ़े हैं अभी, ठीक है देवूति ग्रेट। यस। केमिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास 2-3 टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट होके आपको समझना पड़ेगा। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर जैसे आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है ग्रुप नंबर 15 के अंदर, वो ये है, एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। सर, नाइट्रोजन एलोट्रॉपी शो करता है क्या? नहीं, वही एक्सेप्शनल केस है हमारा। अच्छा, ओके। बाकी सारे एलिमेंट ग्रुप नंबर 15 के दिखाते हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ऑल द एलिमेंट शो एलोट्रॉपी। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के अंदर आते हैं हम लोग। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर एक रिएक्शन NCERT में गिवन है। रिएक्शन क्या है, दैट इज़ 3HNO2, इसको हम कहते हैं नाइट्रस एसिड। ये आपका क्या दे रहा है, HNO3
प्लस में H2O और साथ में आपको यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ NO मिल जाएंगे। अब आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन एटम है उसके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है। पहले केस में यहाँ पे आप निकालोगे तो +3 आ रही है, यहाँ पे आप निकालोगे तो +5 आ जाएगी और यहाँ पे आप निकालोगे तो +2 आ जाएगी। तो अब आप यहाँ पे क्या है कि एक एलिमेंट है और उस एक एलिमेंट की क्या है 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आप कहेंगे कि अगर आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन दी थी, ठीक है, और इस इक्वेशन को देने के बाद वो आपसे पूछ रहे हैं ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है, तो आप कौन सा ऑप्शन में टिक करोगे, इट इज़ ए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बन सकता है कि नाइट्रोजन की जो कोवैलेंसी होती है वो कितनी हो सकती है मैक्सिमम, और वो क्यों हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है, इसको आप घुमा के ऐसे भी कह सकते हैं जैसे PCl5 आपका कहेगा कि एग्जिस्ट करता है और फिर आपसे कहेगा कि NCl5 या आपसे पूछ सकता है NF5 ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 NF5 डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। या इसी क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे लैंग्वेज में आपसे पूछूं तो आपसे पूछा जाएगा जो कोवैलेंसी होती है नाइट्रोजन की वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। यही क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो इस बार तो सारा MCQ ही पेपर है, तो आपको ध्यान से समझना है इस चीज़ को। तो देखिए कोवैलेंसी का मतलब क्या है, सबसे पहले तो कितने नंबर ऑफ आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, या आप कह सकते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि फ्री हैं रिएक्शन करने के लिए। जैसे नाइट्रोजन को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे इसका तो इट इज़ 1s2 2s2 2p कितना हो गया 3। आप सब जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास, यहाँ पे 7 एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। तो 3 तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आ गए आपके p ऑर्बिटल के, 2 यहाँ पे s के हैं और ये भी यहाँ पे s का है। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है आपका ये आगे जाके जंप कर जाता है, तो इसमें पास जो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन के अंदर, वो मैक्सिमम 4 होते हैं, जो कि आप कह सकते हो कि बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल भी होते हैं। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी जो होती है नाइट्रोजन के केस में वो क्या होती है, 4 होती है। ये ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ऑप्शन आपको दे देगा मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कैन बी 4 5 6 या 3, इस टाइप से ऑप्शन में दे देगा। तो आंसर लगाना है आपने 4, एक बात। दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि PCl5 एग्जिस्ट करता है और NCl5 डज नॉट, तो उसका आंसर क्या होगा, बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ ए मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ कितनी 4, इसलिए 4 कोवैलेंसी है तो 4 से वो बॉन्ड बना सकता है ना, को मतलब टुगेदर, 5 से कैसे बना लेगा, यहाँ पे Cl कितने 5 है, तो कोवैलेंसी का मतलब को वर्ड बना हुआ है टुगेदर से, कितने के साथ में कनेक्ट हो सकता है। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 के साथ में कनेक्ट हो सकता है मैक्सिमम, वो भी मैं आपको बताऊं तो कुछ रेयर केसेस है, वरना आप नाइट्रोजन के कंपाउंड जो देखते हो वो क्या होते हैं ज़्यादातर NH3 है ना, NF3, इस टाइप के कंपाउंड ज़्यादातर चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक अब आते हैं जनरल, मैं उसमें बता रहा हूँ एनामोलस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन कई बार बनेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि इट्स नॉट ओनली फॉर नाइट्रोजन, चाहे नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो, ठीक है। ये 3 हमारे पास हैं। उसके बाद टॉपर एलिमेंट क्या आ गया, हीलियम आ गया, इसको अलग डिस्कस करेंगे। तो अब हम बोल रहे हैं एक जो पॉइंट, दैट इज़ एना या एनोमोलस बिहेवियर। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट में कहेंगे कि यूनिक बिहेवियर, जो सिर्फ यही एलिमेंट दिखाएंगे। ये कौन से एलिमेंट होते हैं, हर एक ग्रुप के टॉप के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 15 का टॉपर एलिमेंट नाइट्रोजन, 16 का ऑक्सीजन और 17 का फ्लोरीन। इनका जो बिहेवियर होता है बाकी सारे एलिमेंट से बिल्कुल ही अलग होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनामोलस बिहेवियर कह देते हैं। अब ये बिहेवियर होता क्यों है, उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू, तो हमारे पास इसके 3-4 वही इम्पॉर्टेंट रीज़न है। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, स्मॉल साइज़ बोलेंगे, उसके बाद क्या बोल देंगे, हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी, थर्ड रीज़न क्या हो जाएगा, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी,
फोर्थ रीज़न क्या हो जाएगा, हाई पोलराइजिंग पावर। और फिफ्थ रीज़न क्या हो जाएगा, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। और सिक्स्थ रीज़न जो कि हम कई बार भूल जाते हैं, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही तो 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं, डॉन को करना है फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं, बाकी तो कोई दिखा ही नहीं सकता। तो अब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ही वर्ड समझ रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, है ना, या आप कह सकते हो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी, बॉन्ड एनर्जी जिसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, वो भी इनकी क्या होगी, हाई होगी। सब पी बाय बॉन्डिंग में नहीं होती थी? हाँ वो भी आ रहा है, वो 7 पॉइंट में आएगा। अच्छा ओके। तो वो नाइट्रोजन के अंदर वो हम ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। कार्बन भी एक्चुअली पी पाई मल्टीपल बॉन्ड दिखाता है। ऑक्सीजन थोड़ा सा उतना स्टेबल नहीं है पी पाई बॉन्डिंग में, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ में ओजोन का फॉर्मेशन हो जाता है। 3 ऑक्सीजन जब कनेक्ट होती है तो ओजोन बन जाता है और वहाँ पे डेटिव बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, लेकिन वो मेनली किसके लिए याद रखेंगे, नाइट्रोजन के लिए। इन दोनों के केस में पी पाई बॉन्डिंग याद नहीं रखना है, ठीक है। इसके अलावा कार्बन के लिए याद रखेंगे, टॉपर एलिमेंट में दूसरा है कार्बन, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सर लास्ट में क्या लिखना है, बॉइलिंग पॉइंट लिखना है। बात बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, या इसको आप बॉन्ड इंथैल्पी भी कह सकते हो, आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक क्वेश्चन इसमें बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, आपसे बोला जाएगा कि एन बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। हम लोग रिवीजन क्वेश्चन आंसर के रिस्पेक्ट में करेंगे, तभी मज़ा आएगा रिवीजन करने का। एन बॉन्ड क्या है, वीक होता है, लेकिन जो पी बॉन्ड होता है आपका, वो बॉन्ड क्या होता है आपका, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब कहेगा भाई ऐसा क्यों होता है कि एन बॉन्ड वीक है और पी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ऐसा क्या रीज़न है? तो इसका हम सर एटॉमिक P4 होता है और वो N2 होता है। नहीं, एक्चुअली सिंपल सा इसमें रीज़न है, वो है लोन पे रिपल्शन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन का आपका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, नाइट्रोजन का स्मॉल साइज़ है, टॉपर एलिमेंट है। तो जब 2 नाइट्रोजन हम यहाँ पे रखेंगे तो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, इनके बीच में क्या हो जाएगी, लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा लोन पेयर रिपल्शन होगी, उससे क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ होती है इसकी, वो बॉन्ड लेंथ आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी तो बॉन्ड को तोड़ना क्या है, आसान हो जाएगा। तो हम कहेंगे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा। तो इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनता रहता है, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है कि जैसे वाई, एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, लाइक आपसे पूछेगा जो नाइट्रोजन है हैज़ लेस कैटिनेशन टेंडेंसी, नाइट्रोजन हैज़ लेस कैटिनेशन टेंडेंसी, वाई नाइट्रोजन हैज़ लेस कैटिनेशन टेंडेंसी, ये क्वेश्चन आ गया सपोज। तो इसके आंसर में आपको क्या लिखना है, बहुत सिंपल ही चीज़ लिखनी है, बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। एक नाइट्रोजन में क्या होता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड होता है। दूसरा, 2 नाइट्रोजन जो होते हैं आपस में किस बॉन्ड को बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को बनाते हैं। तो कैटिनेशन करने के लिए अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बना दूंगा तो नेक्स्ट में ट्रिपल बॉन्ड क्या बन सकता है, बन ही नहीं सकता। तो ये 2 रीज़न आपको ध्यान रखने हैं कि एन की जो कैटिनेशन टेंडेंसी है वो वीकर है, बिकॉज इट फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तीसरा इसमें जो क्वेश्चन है वो एक एक्सेप्शनल केस है जो आपको ध्यान रखना है, जिसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप उसको रेड अलर्ट फॉर्म में कह सकते हो। हमारे पास कुछ कंपाउंड है जैसे NH3, PH3, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन से जब रिएक्ट करते हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट, तो इस टाइप से आपके बॉन्ड बना लेते हैं, है ना, अलग अलग ये आपके बॉन्ड बन गया। तो दैट इज़ हाइड्राइड हम कहते हैं। तो हाइड्राइड का पैटर्न आप देख रहे हो, कौन सा हाइड्राइड बना रहा है, EH3 टाइप का हाइड्राइड बना रहा है। अब इस EH3 टाइप के हाइड्राइड के अंदर
जो NH3 होता है इसका अगर आप देखोगे बॉइलिंग पॉइंट तो वो कितना होता है जी 238.5, तो मतलब इसका बहुत ज़्यादा हाई है भी, है ना। PH3 का देखोगे तो कितना आ जाता है 185.5। AHH3 का देखोगे तो ये बढ़ गया, कितना हो गया 210.6। और फिर नेक्स्ट वाले का देखोगे ये और बढ़ गया 254.6। इसके नेक्स्ट वाले का देखेंगे तो और बढ़ गया। तो यहाँ तक तो ये क्या हो रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है, लेकिन इधर से अगर आप नीचे जा रहे हो तो ये क्या हो रहा है डिक्रीज़ हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे हाईएस्ट क्या हुआ ऑर्डर क्या रहेगा NH3, ये हुआ सबसे हाईएस्ट। नहीं ना, गलत हो जाएगा। ये मैं किसका बता रहा हूँ, ये पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं यार, इसको आप भूल जाओगे। दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, अरे यार फिर मेल्टिंग लिख रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, हाँ ध्यान रखना बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है जी 290। तो आपने लिख दिया BiH3 सबसे ज़्यादा। उसके बाद किसका आ रहा है SbH3। उसके बाद ये ऑर्डर में चल रहा है ना, फिर 254 के बाद नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, अरे ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, कौन आ गया, ये आ गया, दैट इज़ NH3। ठीक है, देन आपका ASH3 आ गया और लास्ट में आपका क्या आ रहा है PH3 आ रहा है। तो ये ऑर्डर कौन सा वाला है, प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट जो कि हाइड्राइड बना रहे हैं आपका EH3 टाइप का। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़े। इसको एग्जाम में बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू पूछ सकते हैं? नहीं यार, वैल्यू पूछेगा नहीं आपसे, मैं वैल्यू इसी के लिए जानबूझ के दिखा रहा हूँ आपको। वो इसलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ना ऑर्डर जो बच्चा एग्ज़ाम में देखेगा वो या तो देखेगा टॉप टू डाउन या अब नीचे से बॉटम से ऊपर की तरफ देखेगा, बट ये ऑर्डर थोड़ा सा अलग है। BI आ रहा है, SB आ रहा है, फिर क्या आ गया, सीधा टॉपर आ गया, NH3 आ गया। तो ये गड़बड़ हो जाता है, ये बच्चा देख नहीं पाता कि सीक्वेंस में नहीं है और गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ये एक आपका डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, और डेटा बेस्ड क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ गया तो फिर वो गड़बड़ कर सकता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप कृपया करके अच्छे से क्लियर रखें, ठीक है। कम हो जाता है PH3 पे जाकर। वहाँ एक सवाल पूछा PH3 में जाके, यार ये ना बिल्कुल डेटा बेस्ड है, मैं दोबारा मतलब इसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है मेरे पास। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना इसका कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूंगा क्योंकि PH3 का साइज़ बड़ा होता है, प्रेजेंस ऑफ d ऑर्बिटल होता है, इसलिए उसका कम होता है। बट फिर भी ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है, ये क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है, तो केमिकल रीज़न इसमें ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर सकते। हाँ शुभ, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, कुछ नहीं, थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब सपोज़ करो इन्हीं का ही उसने मेल्टिंग पॉइंट पूछ लिया, यही सारे एलिमेंट है, NH3 है, PH3 है, ASH3 है, SbH3 है और आपके पास है BiH3। ये पांचों एलिमेंट आपके पास दिए हुए हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, इससे पहले मैंने बात करी थी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक का हो गया भाई 195, एक का हो गया आपका 139, ये हो गया माना 156, ये 185 और इसका तो मेल्टिंग पॉइंट कुछ बोल ही नहीं रहे। तो अब अगर इसका आप ऑर्डर देखोगे तो वो ऑर्डर भी बिल्कुल सीक्वेंस में नहीं है। सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है, NH3 का दिख रहा है, आप देख रहे हो कितना है 195 है। सेकंड नंबर में क्या आ रहा है, SbH3 आ रहा है, ये भी पैटर्न में नहीं है हमारे पास, है ना, डिफरेंट ही हो रहा है बिल्कुल। फिर क्या आ रहा है, ASH3 आ रहा है और लास्ट में क्या आ रहा है, PH3 आ रहा है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन बन गया तो आप समझ लो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा वो क्वेश्चन, और उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गड़बड़ कर सकते हैं क्योंकि ये NCERT की टेबल में दिया हुआ है। NCERT की टेबल है 7.2, उसके अंदर ही अच्छे से समझा रखा है, बट कई स्टूडेंट टेबल को इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इन सारे ट्राई हैलाइड की कितनी हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है, ठीक है।
तो वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज़ करो आपके पास एक मैं वैल्यू दिख रहा हूँ, मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही समझ रहे हो, इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा एफ एच नॉट। ये पता लग रहा है क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको बनाने में कितनी अमाउंट ऑफ हीट कंटेंट आपका यूज़ हो रहा है। इंथैल्पी दैट इज़ हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको इंथैल्पी कहते हैं। तो इस केस में जैसे आपका NH3 है, PH3 है, ASH3 है, SbH3 है और लास्ट में हमने BiH3 कह दिया। जितना भी हम देखेंगे इन सब की जो वैल्यू होगी वो सबकी क्या होगी, पॉजिटिव इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, सिवाय एक के होते हैं नेगेटिव, और वो होता है NH3। तो ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दैट इज़ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। बाकी सबकी क्या होती है, इसकी वैल्यू डेटा पॉजिटिव में आएगा। तो नेगेटिव क्यों होगी? हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यार इसके अंदर, ठीक है, और बाकी किसी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। यही इसका क्या हो गया, यूनिक बिहेवियर हो गया, एनामोलस बिहेवियर हो गया। और एनामोलस बिहेवियर के आपके पास 5-6 रीज़न ऑलरेडी हैं, स्मॉल साइज़, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, है ना, तो वो क्लियर रखना। लेकिन मेन रीज़न क्या है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। मैं आपको इसका डेटा भी बता सकता हूँ, लेकिन आपको डेटा याद नहीं करना, बट पॉइंट ये क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। बॉइलिंग नहीं, मेल्टिंग पॉइंट पे BiH3 का क्यों नहीं दे रहा था? यार वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर आ जाता है थोड़ा सा, मतलब पूरा रेडियो एक्टिव है नहीं, लेकिन दिखाता है हैवी एलिमेंट है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास पूरा कंफर्म रहता नहीं है ना। तो वो तो हाई होता है, लो होता है? देखो, अगर सिर्फ BI का देखूँ मैं तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है इसके हाइड्राइड के फॉर्म में, तो मेल्टिंग पॉइंट NCERT ने गिवन ही नहीं कर रखा, ठीक है। तो वो यार डेटा में है ही नहीं, टेबल के अंदर ही नहीं है। आप NCERT की मैं टेबल के हिसाब से इस टाइम डिस्कस कर रहा हूँ। वैसे आप पूछेंगे तो फिर हम इसको गूगल बाबा की मदद से तो बता ही सकते हैं, क्योंकि ऐसे वैल्यू याद नहीं है मुझे कितनी होती है। NCERT ने इसका बॉइलिंग पॉइंट मेंशन कर रखा है 290, बट मेल्टिंग पॉइंट के केस में टेबल के अंदर डैश लिखा हुआ है। इसके मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू नहीं दे रखी, और एंगल की वैल्यू नहीं दे रखी, डिसोसिएशन इंथैल्पी की वैल्यू नहीं दे रखी। BiH3 को थोड़ा सा इन्होंने ज़्यादा इग्नोर सा कर रखा है। समवेयर ऐसा लग रहा है कि भाई जब बता ही रहते तो पूरा ही बता देते यार, ऐसा क्यों करा, है ना। तो ये टिपिकल टाइप का मेटल कहते हैं इसे, रेडियो एक्टिव कह रहा था मैं, सॉरी, टिपिकल टाइप का मेटल कह सकते हो कि भाई थोड़ा सा अलग ही है। तो जी यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गए। अगली मीटिंग स्टार्ट करूँ? ये मीटिंग मेरे ख्याल से एंड होने वाली है यार, तो अगली मीटिंग की ID भेजता हूँ आपको। इस मीटिंग का कितना टाइम बचा हुआ है? 3 मिनट। 3 मिनट, चलो 3 मिनट के अंदर तो फिर मैं 2 मिनट का इस्तेमाल कर ही लेता हूँ, जब 1 मिनट बचेगा तब आप बता देना। तो इसके अंदर आते हैं ऑक्साइड्स के, ग्रुप नंबर 15 के अंदर जो ऑक्साइड बनते हैं वो 2 बनते हैं आपके पास। एक होता है E2O3, दूसरा होता है E2O5। दोनों के अंदर कमाल की बात जो है कि ये दोनों के दोनों ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और उससे कमाल की बात रेड पेन से लिखी जाएगी कि अगर किसी के ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, एसिडिक करेक्टर के होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है आप लोगों को? निकाल लोगे ऑक्सीजन स्टेट या गड़बड़ होगी? जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं इस कंसेप्ट के ऊपर कि अगर आपसे पूछा जा रहा है एक कंपाउंड है आपके पास NO, और दूसरा है HNO3, और तीसरा कंपाउंड है HNO2, ठीक है। तो इसमें NO के केस में जो ऑक्सीजन स्टेट आएगी नाइट्रोजन की वो आएगी +2, HNO3 के केस में आएगी +5, और HNO2 के केस में आ जाएगी क्या, +3। तो इस हिसाब से मोस्ट एसिडिक कौन सा हुआ आपका, HNO3। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मोस्ट एसिडिक कौन सा वाला ऑक्साइड है। तो आप क्या करोगे, सबके ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे,
जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी उस ऑप्शन को आप टिक कर दोगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो जस्ट आप सर ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार थोड़ा सा बताओगे निकाल के एक का? हाँ दिखा देते हैं यार। जैसे आपके पास सपोज करो HNO3 है, नाइट्रोजन का निकालना है, आपने x मान लिया। हाइड्रोजन का क्या होता है 1, तो 1 + x + 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे -2 से। ऑक्सीजन का -2 कैसे हुआ? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2,6 लिखा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने इसलिए -2 कर दिया। तो ये हो जाएगा 1 + x -6। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो x = कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो जब भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आप फाइंड आउट कर लोगे, उसके हिसाब से आप उसका एसिडिक कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हो। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पॉइंट क्लियर हो गया ओके जी? सर। यस सर। ठीक है। यस तो दोस्तों अब मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ, अगली मीटिंग आपको भेजता हूँ, ठीक है? मीटिंग आईडी ओके जी, गुड बाय, टेक केयर। अगली मीटिंग को आप ज्वाइन करना।